तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु मस्ती GNMT पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों अब आप लोग का सामाजिक विज्ञान में अब कोई भी दिक्कतें नहीं होने वाली है। 10th का क्या सामाजिक विज्ञान में कोई भी दिक्कतें नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मैं आज लेकर आ गया हूं, जैसा कि आप लोग थंबनेल स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि 10th BSc एग्जाम 2024 के लिए लेकर आ गया हूं। 2023 का PYQ क्वेश्चन, मतलब जो 2023 में पूछा गया है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो वाला मैं लेकर आ गया हूं। टोटल कितना 80 क्वेश्चन, टोटल कितना पूरा था? तो 80 क्वेश्चन पूरा था और 20 मार्क्स का इसमें क्या होता है? तो 20 मार्क्स का इसमें प्रैक्टिकल होता है। 20 मार्क्स आप लोग पता होगा क्या 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, इसलिए मैं 80 क्वेश्चन लेकर आ गया हूं आज। सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का। तो जी जरूर बिल्कुल 450 प्लस लाने के लिए एक बार वीडियो को जरूर देखें। और मैं गारंटी देता हूं, बात देता हूं कि इसमें से 450 अगर वीडियो को देखने बाद अगर 450 नहीं आया तो फिर जेन से, ठीक। और अब क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन प्रश्न में बार बार परीक्षा में पूछता, क्या ऐसा ही क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछता है, इसलिए टेंशन नहीं लेने के बाद 450 तो आ ही जाएगा। बस जीत है तो जीत है, मेरा टाइटल है कि जीत है तो जीत है। हमें जीत है कि 450 लाना, क्या हमें जीत है कि 450 लाना है। बस ठान लिए तो मान लिए, बहुत ठान लिए, समझे। तो चलते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपका 2023 में जो पूछा गया था क्वेश्चन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे इस प्रकार से शो हो रहा है। चलिए थोड़ा सा यहाँ व्हाइट कलर है, इसलिए कलर को थोड़ा सा रिप्लेस करता हूँ, कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग का सही से दिखाई दे पाए। देखिए क्या बोल रहे में कि आंग सांग सुकी का संबंध किस देश से है? दक्षिण अफ्रीका से, म्यांमार से, श्रीलंका से या भूटान से? तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन बी है, म्यांमार। क्या आंग सांग सुकी का जो संबंध था वो म्यांमार से करेक्ट है। देखिए जो 2023 में सोशल साइंस का वो ऑप्शन बी मारे थे, बिल्कुल करेक्ट मारे होंगे एकदम गर्दा। उसी तरह से आप लोग का 2024 में जोश और जुनून के साथ हम देना एग्जाम, बिल्कुल निडर, एकदम निडर होकर के। आगे चलते सेकंड में। सेकंड में क्या बोले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1732 में, 1885 में, 1890 में या 1945 में? तो बता दूं कि दू का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो गया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। 1885 में हुआ था। आगे थर्ड पे क्या बोले, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ए में क्या बोले, पानी की कीमत में वृद्धि, या बी में बोले खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, या सी में बोले पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, या डी में क्या बोला है कि इनमें से कोई नहीं? तो बोलीविया में जो जनसंघर्ष का मुख्य कारण था, करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन ए था, पानी की कीमत में वृद्धि हो गया था। क्या पानी वहां महंगा हो गया था, समझे। जिस तरह से भारत देश में भी क्या है तो पेट्रोल महंगा है, उसी तरह से वहां पानी का महंगा हो गया था। तो वहां क्या किया गया था? तो जनसंघर्ष मतलब जनता के द्वारा संघर्ष किया गया था, रैली किया गया था कि पानी का कीमत में कमी किया था। लेकिन इंडिया में अभी तक वैसा तो कोई नहीं हो रहा है तेल के लिए लेकर। आगे देखिए चौथा में क्या बोला कि निम्न में से किस पात्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल लिया था? मतलब रातों रात बदल लिया था। ऑप्शन ए में क्या बोला, हरिजन पत्रिका, बी में बोला अमृत बड़ा पत्रिका, या सी में बोला मराठा, डी में क्या बोला यंग पत्रिका? तो चलिए इसके VBI पहले मार लीजिए। क्या VBI मार लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए, 10th एग्जाम 2024 के लिए। तो बता दूं कि जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन बी होगा, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपना क्या प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को चेंज कर लिया था, समझे। मतलब रंगा बसा बन गया था, सुबह कुछ और था लेकिन रात में कुछ और चेंज हो गया था। आगे पांचवा में देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुआ था? चीन में, भारत में, जापान में या ब्रिटेन में? सर्वप्रथम क्या मुद्रा का शुरुआत हुआ था मुद्रण का, वो विश्व में कहां हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, चीन हो जाएगा। क्या चीन होगा? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में होता। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। पांचवा हो गया। छठा चलते हैं। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? क्या जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? ए में क्या बोला, क्योटो सम्मेलन, बी में बोला वियना सम्मेलन, सी में बोला रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, और डी में क्या बोला लोसने सम्मेलन। तो करेक्ट आंसर इसका था ऑप्शन बी हो गया, वियना सम्मेलन। क्या वियना सम्मेलन को क्या बोलते हैं, जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया वियना सम्मेलन के अंतर्गत। आगे चले छठा हो गया। सातवां पे, सातवां में क्या पढ़ा भाई कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? न्यू डील किसने लागू किया था? अब्राहम लिंकन ने,
फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, बराक ओबामा ने, या निक्सन ने। तो क्या हो गया राइट आंसर इसका 8-7 का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। किसने? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिका में न्यू डील लागू किया था। चलिए एक साइड डिस्कस करना चाहता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और ऐसे थक कर मत बैठ आए मेरे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है पढ़ाई के नाक में दम कर दे। मतलब बीएससीबी बोर्ड के नाक में दम कर दे कि हमारे 450 देने में वो भी परेशान हो जाए। 8 में देखिए क्या बोला, जॉन के, क्या जॉन के पूरा नाम है, इनको जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? स्पिनिंग जेनी का, पावर लूम का, फ्लाइंग सेल का, या वास्प ईंधन का? तो बता दूं कि 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, फ्लाइंग सेल नहीं बल्कि अस्टल होगा। क्या? फ्लाइंग अस्टल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, फ्लाइंग अस्टल का निर्माण किया था। आगे चलते 9 में, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1950 में, 1952 में, 1948 में, या 1954 में? क्वेश्चन है क्या बोलेगा, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1952 में। 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का स्थापना किया गया था। देखिए टेंशन लेने की बात नहीं है, हंसी खुशी से 400+ आप लोग आएगा। बस लगातार जो भी चैनल पे बताया जा रहा है, एक भी वीडियो छोड़े नहीं, पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए। और मैं उतना मैं गारंटी देता हूँ क्या, 118% गारंटी देता हूँ क्या, 118% गारंटी देता हूँ कि एकदम आ ही जाएगा, 18% जीएसटी जोड़ करके। ये में क्या 10 में कि आयुर्वेद की जनक कौन है? धन्वंतरी है, चरक है, पतंजलि है, या सुश्रुत? आयुर्वेद, आयुर्वेद का। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए होगा, चरक। चरक बी होगा, बल्कि क्या ऑप्शन बी होगा, चरक होगा। क्या? चरक करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयुर्वेद का जनक। आगे 11 में, टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग किसके लिए होता है? मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, या टीबी में? ट्यूबरकुलोसिस में? क्या होगा राइट आंसर इसका? टेक्सोल का उपयोग क्या होता है? कैंसर में। क्या होता है? ऑप्शन सी हो गया। क्या? कैंसर में इसका प्रयोग क्या होता है? ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। आगे 11 के 12 पे, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? क्या लिखे यहां? स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? कोयला है, सौर ऊर्जा है, पेट्रोलियम है, या प्राकृतिक गैस है? तो बता दूं कि 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय स्रोत क्या हो गया? सौर ऊर्जा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये कभी भी खपत नहीं होने वाला है, जब धूप उगेगा जब सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न होने लगेगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे 13 में, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, रिहंद बांध, या भाखड़ा नागल बांध? तो क्या हो गया सबसे लंबा बांध है भारत का कौन? तो बता दूं कि 13 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो गया, हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे लंबा बांध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे 13-14 पे, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहां है? मुजफ्फरपुर में, बरौनी में, भागलपुर में, या कटिहार में? देखिए ये तो पता है हमें कि ये बिहार में। क्या? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है, लेकिन कहां में है? तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी भागलपुर में है। भागलपुर में है, बिहार में कहां? भागलपुर में है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना। आगे वही ना बोला था, एक बिहारी 100 पे भारी। आगे चलते 15 में, क्या बोला कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? विनाशकारी तरंग देखिए 4 तरंग होता है, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग और टी की तरंग। तो वही सबसे विनाशकारी जो सबसे ज्यादा खतरनाक हानि पहुंचाता है भूकंप का। तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? एल तरंग। एल तरंग मतलब क्या? लोअर तरंग है जो क्या सबसे विनाशकारी तरंग है भूकंप का। समझे? आगे चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक सूचित कर देना चाहता हूं आप लोग के लिए कि 10th बीएससीबी एग्जाम 2024 के लिए जो सूर्या बैच के साथ चलने वाला क्लासेस है जो इस प्रकार से है। पहला हो गया मैथमेटिक्स, सेकंड हो गया साइंस, थर्ड हो गया सोशल साइंस, फोर्थ हो गया संस्कृत, 5 हो गया इंग्लिश और 6 हो गया क्या? हिंदी। तो ये जितना भी क्लासेस है वो सूर्या बैच के साथ 2024 तक चलने वाली है। क्या? 2024 तक चलने वाली है। और बता दूं कि इसमें लाइव भी चल रहा प्रतिदिन शाम 7:30 से, क्या 7:30 PM से प्रतिदिन लाइव भी चल रहा है। तो लाइव क्लासेस में भी जुड़ के आप लोग लाभ उठा पाएंगे। और ये हमारा टाइटल है कि जीत है तो जीत है, हमें जीत है कि 450 लाना, 450 किसी हर हाल में लाना है तो लाना है। तो चलते हैं आगे।
हम देखिए क्या बोल रहा है 16वां क्वेश्चन, बोल रहा 16वां में, यहाँ देखिए 16 में क्या बोल रहा क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप लोग सभी कोई। बोल रहा कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा नदी को, गंडक नदी को, कोसी नदी को, या इनमें से सभी? तो बिहार का शोक किसे बोला था? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी होगा, कोसी को। कोसी को जब कोसी में पानी बहता है तो बिहार में कहा शोक पैदा करता है, मतलब कि तहलका मचा देता है एकदम, समझे? इसलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। आइए चलते 17 पे। 17 में देखिए थोड़ा सा यहाँ कलर चेंज कर रहा था ताकि आप लोग को सही से दिखा देवे। 17 में क्या बोलेगा? टक्का किस देश की मुद्रा? टक्का किस देश का मुद्रा है? सिंगापुर का है, इराक का है, नेपाल का है, या बांग्लादेश का है? तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होने वाला वो ऑप्शन डी हो गया। बांग्लादेश का जो मुद्रा है कि वो क्या है? तो टक्का है। टक्का है। टक्का कहां का है? तो बांग्लादेश का है। आगे चलते हैं 17 हो गया 18 पे। क्या बोला? बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1974 में, 1975 में, 1976 में, या 1977 में? तो बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1976 में। 1976 में पहला बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं 19 में। 19 में क्या हो रहा है? केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? ग्रामीण स्तर पर, या जिला स्तर पर, या राज्य स्तर पर, या राष्ट्रीय स्तर पर? तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? जिला स्तर। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम कर रहा? तो जिला स्तर पर काम करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं 20 में। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? मतलब कौन सा ऋण प्रदान करता है? आपातकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, या इनमें से सभी? तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी होगा। अर्थात कौन कौन? तो आपातकालीन भी करता है, मध्यकालीन भी करता है, और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। इसलिए जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं 21 पे। 21 में क्या बोलेगा? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है वो क्या है? कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र है, या सेवा क्षेत्र है? तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, सेवा क्षेत्र है। क्या? आर्थिक विकास का जो तीसरा थर्ड क्षेत्र, थर्ड पॉइंट है, मतलब थर्ड पिलर है, वो ऑप्शन डी अर्थात सेवा क्षेत्र हो जाएगा। आगे 22 में कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहा था? अनावश्यक मतलब उसका कोई आवश्यक नहीं है, फिर भी क्या रोक लगा दिया गया, तो उसको प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाएगा? निजीकरण कहलाएगा, उदारीकरण, या वैश्वीकरण, या इनमें से कोई नहीं? तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो गया। उसे हटाना क्या बोलते हैं? तो अनावश्यक नियंत्रणों या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। करेक्ट आंसर 22 का हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 23 पे। 23 में बोला कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन डीसी में है, कंबोडिया में है, या इनमें से कोई नहीं? तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं हो रहा था, नन ऑफ दीज हो रहा था। कौन होने वाला है? अर्थात राइट आंसर कौन होगा? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा जेनेवा हो जाएगा। कहां? जेनेवा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, समझे? जेनेवा हो जाएगा, जेनेवा में। आ जाए 24 पे। 24 में बोला कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? मतलब उपभोक्ता के अंतर्गत, संरक्षण के अंतर्गत कितने राज्य काम कर रहा है? 34 राज्य है, 35 को, 32 को, या 36 को? तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है। 35 राज्य वर्तमान समय में उपभोक्ता संरक्षण हेतु काम कर रहा है। आगे चलते 25 में। 25 में बोल के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? क्या? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? लॉर्ड लिटन ने, या लॉर्ड रिपन ने, या लॉर्ड डलहौजी ने, या लॉर्ड इरविन ने? तो बता दूं कि 25 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था, उसका मतलब चेंज करवा दिया था, समझे? आगे 26 पे। 26 में बोला रूस में अल्पमत, क्या अल्पमत वाला दल क्या का? अल्पमत मतलब क्या? थोड़ा दल, मतलब हल्का दल वाला जो मत था वो क्या कहलाया? बोल्शेविक दल, मेनसेविक दल, या सर्वहारा वर्ग, या इनमें से कोई नहीं? तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, मेनसेविक दल कहलाया। कौन? अल्पमत वाला जो दल कहलाया वो रूस में मेनसेविक दल कहलाया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे 27 में। 27 में बोल रहा है
कि बाओदाई की सरकार कहां थी, बाओदाई का सरकार कहां थी, उत्तरी वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम में, कंबोडिया में या हनोई में। तो बता दूं कि 27 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार था। करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं 27 होगा 28 में, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1960 में, 1965 में, 1975 में या 1976 में? उत्तरी वियतनाम पूछा, उत्तरी और दक्षिणी दोनों पूछ रहा है। तो बता दूं कि 28 का जो करेक्ट आंसर है वो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 1976 में। क्या 1976 में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ था। आगे चलते 29 पे। 29 में पूछ रहा है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, मेजनी के योगदान से, काउंट काबूर के योगदान से, विक्टर इमैनुअल के योगदान से या इनमें से सभी? तो बता दूं किसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, विक्टर इमैनुअल का। विक्टर इमैनुअल के योगदान से क्या हुआ, इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते 30 पे। 30 में क्या बोल रहा भाई कि हीगेल, क्या हीगेल किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, इटली, जर्मनी या ऑस्ट्रिया? तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी। जर्मनी। क्या हीगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी का था। क्या जर्मनी का था। आगे चलते देखिए 10th में ना होता है कि टीचर स्कूल में क्या बताते हैं, तो 10th में ज्यादा बता देंगे, मेजनी बता देंगे, लेनिन बता देंगे, गैरीबाल्डी बता देंगे। क्या था? तो गैरीबाल्डी था, पेशे से नाविक था। देखिए वैसा से क्वेश्चन नहीं बल्कि सभी क्वेश्चन को पढ़ना है। इजी क्वेश्चन तो सभी को पढ़वे करते हैं, लेकिन एग्जाम में सिर्फ इजी नहीं पूछा बल्कि इजी और हार्ड दोनों पूछा है, तो इसलिए हम लोग को सभी क्वेश्चन को देखते चलना है, हार्ड को और इजी को भी। आगे देखिए 31 में क्या बोल रहा है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई, क्या लिखा, लुई तेरहवां ने या नेपोलियन बोनापार्ट ने या नेपोलियन क्या बोला, नेपोलियन थर्ड ने या बिस्मार्क ने? क्या बोला, लुई तेरहवां नहीं बल्कि लुई 18वां लिखा हुआ है, लुई 18वां लिखा हुआ है। तो बता दूं 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्या नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राज्य का निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं 31 हो गए 32 पे। 32 में बोला कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष किस संस्था ने की थी? मतलब अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा वे कौन सा संस्था ने किया था? ए में क्या बोला, अंतरराष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा या संयुक्त राष्ट्र संघ ने या यूरोपीय संघ ने? चलिए तीनों का ऑप्शन दिया गया है। तो बता दूं कि 32 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन बी होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किया गया था। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया। आज 33 पे 33 निम्न में से कौन है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, सुनामी, बाढ़, भूकंप या महामारी? तो बता दूं कि 33 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो गया, महामारी है जो क्या प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी तो प्राकृतिक रूप में आता है, बाढ़ भी प्राकृतिक में आता है, भूकंप भी आता है, लेकिन महामारी हो गया क्या, महामारी में क्या भूख हड़ताल हो गया, ये सब तो प्राकृतिक नहीं ना होगा, ये सब कृत्रिम होगा। क्या कृत्रिम होगा, समझे। आज चलते 34 पे। 34 में क्या बोला भाई कि वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? मतलब वर्ष 1934 में बिहार में कौन सा प्राकृतिक आपदा आया था? सुखाड़ आया था, बाढ़ आया था, भूकंप आया था या सुनामी आया था? तो 34 का जो 34 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो गया। देखिए 1934 में क्या आया था, तो भूकंप आया था, भूकंप आया था 1934 में, जो प्राकृतिक आपदा था जो 1934 में आया था। कहां, तो बिहार में आया था। आज हमने 34 होगा 35 पे। कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? जोन 2, जोन 3, जोन 4 या जोन 5? कच्छ प्रदेश पूछ रहा है, समझे। तो बता दूं कि 35 का जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, जोन 5 से संबंधित है। क्या जोन 5 से संबंधित है। आगे चलते 36 पे। 36 बोल रहा है कि महासागर तल में कंपन को कहते हैं, महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप, चक्रवात, सुनामी या भूस्खलन? तो बता दूं कि 36 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, सुनामी बोलते हैं। महासागर तल में क्या कंपन को सुनामी, मतलब महासागर में क्या आता है तो अधिकतर उसमें सुनामी आता है। क्या सुनामी, सुनामी। आगे 37 मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का पता मदद की जाती है? किस यंत्र से किया जाता है? दूरबीन से, इंफ्रारेड कैमरा से, हेलीकॉप्टर से या सूक्ष्मदर्शी से? तो बता दो
कि 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा, इंफ्रारेड कैमरा से। क्या? इंफ्रारेड कैमरा से पता किया जाता है। अगर 37 होगा 38 पे, 38 में बोल रहा कि भारत के संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946, 1947, 1948 या 1949? भारत के संविधान सभा का गठन कब हुआ था भाई? तो बता दूं कि 38 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है 1946 में होगा। कब? 1946 में संविधान सभा का गठन होता है भारत का। समझे? आगे बढ़ते 38 हो गए 39 पे। 39 में बोला कि एनकुमा कहां के राष्ट्रपति चुने गए थे? एनकुमा देखिए व्यक्ति का नाम है, ये कहां के राष्ट्रपति चुने गए थे? पोलैंड के, चिली के, घाना के या मैक्सिको के? तो बता दूं कि 39 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, घाना के। एनकुमा कहां के राष्ट्रपति? तो घाना के राष्ट्रपति चुने गए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते 40 में। 40 वर्ग राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है, मतलब किनके द्वारा उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा या निर्वाचन आयोग के द्वारा या संसद के द्वारा? देखिए राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह जैसे कि आरजेडी का, मतलब बोल रहे हैं बिहार में का आरजेडी का जो चिन्ह है वो क्या है? तो आज लालटेन है, वह ना है क्या? लालटेन है। और इसमें और बता दूं बिहार में कि जेडीयू, जेडीयू का क्या है? कि इसमें पंजा छाप है। क्या? पंजा छाप है। अच्छा सॉरी, पंजा नहीं बल्कि क्या हो गया? तीर है, तीर है, समझे? तीर है। और कांग्रेस का पंजा, सॉरी कांग्रेस का पंजा, थोड़ा इसका इरेज कर देते हैं, तो थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो चलिए देखिए, वही पूछ रहा था कि राजनीतिक दलों की जो मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो बता दूं कि 40 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग के द्वारा उसका सूचित किया जाता है कि फलना दल का उसका चिन्ह ये रहेगा और फलना दल का चिन्ह ये रहेगा। समझे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं 41 में। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है? कोलकाता रिसरा है या कोलकाता कोनगर है या कोलकाता मोदिनीपुर है या कोलकाता हवाई? के सभी कोलकाता में ही स्थित है, लेकिन उसका स्थान दिया गया है कि हुगली का औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? तो बता दूं कि 41 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो गया, कोलकाता हावड़ा। क्या? कोलकाता हावड़ा हो जाएगा। ऐसा भी कोलकाता कौन सा नदी किनारे? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखिए 42 में। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा? सबसे छोटा रेलवे जोन भारत का कौन है? उत्तरी रेलवे या उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे या दक्षिणी पूर्व रेलवे या पूर्वी तटवर्ती रेलवे? तो बता दूं कि 42 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन क्या हो गया? तो ऑप्शन बी हो गया, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे है जो भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है, सबसे छोटा रेलवे जोन है। आगे बढ़ते 42 हो गया 43 पे। कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या उड़ीसा में? फाल्टा, फाल्टा पूछ रहा, फाल्टा। समझे? तो बता दो कि 43 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, पश्चिम बंगाल में। क्या? पश्चिम बंगाल, जिसका राजधानी कहां है? तो पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता है। क्या? कोलकाता है। तो पश्चिम बंगाल में फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है। आगे चलते हैं 44 पे। 44 में भारत का सबसे पहला सीमेंट संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? सबसे पहले सीमेंट का संयंत्र स्थापित किया गया था वो कहां किया गया था? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या चेन्नई में? तो क्या होने वाला राइट आंसर इसका? तो बता दूं कि 44 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, चेन्नई में। कहां? तो चेन्नई में हो जाएगा। हो गया था 45 पे। 45 में देखिए क्या बोला कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? मतलब कौन बर्मिंघम के नाम से कौन सा शहर को जाना जाता है? ए में क्या बोला? बोकारो, बी में बोला जमशेदपुर, सी में बोला भिलाई और डी में क्या बोला है? रेवाड़ी। तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा, जमशेदपुर को बर्मिंघम के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते 46 पे। 46 में क्या होगा? निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? मतलब इन 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शनों में से कौन है जो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है? ए में बोला कोयला, बी में बोला पेट्रोलियम, सी में है प्राकृतिक गैस और डी में क्या बोला? इनमें से सभी। तो बता दो कि 46 का जो करेक्ट आंसर है जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कौन आएगा? तो कोयला आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। आगे चलते 47 में। 47 में देखिए क्या बोला कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? बाघ परियोजना का शुरुआत कब हुआ था? 1970 में, 1973 में, 1975 में या 1978 में? बता दूं कि 47 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1973 में बाघ परियोजना का शुरुआत किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते 48 पे।
तो देखने बोल रहे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखिए काजीरंगा इस प्रसिद्ध है, काजीरंगा हो गया, और सब विशेष रूप में दिया गया है, सब याद कर लीजिएगा। ए में क्या बोला राजस्थान में, बी में बोला उत्तर प्रदेश में, सी में बोला उत्तराखंड में, और डी में क्या बोला असम में। बता दूं कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, तो असम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो क्या तो एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। आज 49 में बोला कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो चलिए ये वाला तो सभी का याद होगा, क्या ये वाला सभी का याद होगा, और ना भी याद है तो इसको VBI मार दीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए, क्योंकि ऐसा ये वाला क्वेश्चन है तो बार बार एग्जाम में पूछ ही देता है, समझे, चाहे फर्स्ट सीटिंग में या सेकंड सीटिंग में, दोनों में से कुछ में से पूछ देता है। तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया। बारदोली आंदोलन के दौरान क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल को पटेल की उपाधि दी गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे चलते 50 में, देखिए 50 वर्ग निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, मतलब सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है। ऑप्शन में क्या है श्री राजगोपालाचारी को, बी में बोला मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को, सी में बोला खान अब्दुल गफ्फार खान को, और डी में बोला है लाला हरदयाल को। तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, क्या खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। क्या उन्हें मतलब कि उपनाम के रूप में ये बात समाप्त हो चुका। मात्र इतना ही क्वेश्चन था, 80 क्वेश्चन था। तो बता सकते हैं आप लोग देखने के बाद पूरा वीडियो को कैसा लगा। आगे थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा साथी भाई STM। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सब्जेक्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।